और अब हम उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आंसुओं की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ और आंसू, ऐसा कैसे हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है। उन्हें बड़ा सख्त किस्म का नेता माना जाता है। योगी अपने कड़े बयानों और तीखे तेवरों की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन उनका एक दूसरा चेहरा भी है जो शायद आपने ना देखा हो। ये एक ऐसा भावुक और मार्मिक चेहरा है जो ज्यादातर लोगों ने अब तक नहीं देखा है। आज हम योगी आदित्यनाथ के 10 साल पुराने आंसुओं का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। इन आंसुओं में भावनाएं हैं और हमारे देश की दूषित राजनीति के प्रति एक तरह का आक्रोश भी है। सन 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दिया था और उसके बाद योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपनी बात कहते कहते रोने लगे थे। लेकिन वो दौर कुछ और था। अब उत्तर प्रदेश में वक्त बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जमाना आ चुका है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का पहला दिन है। इसलिए आज उनके 10 साल पुराने आंसू एक किस्म की राजनीतिक धरोहर बन गए हैं। अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ फूट फूट कर रो रहे हैं। पूरा देश उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहता है, उन्हें करीब से जानना चाहता है, उनकी शख्सियत कैसी है जानना चाहता है। इसलिए मीडिया में उनकी शख्सियत को लेकर तमाम तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। मीडिया के ज्यादातर हिस्सों में यही बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत सख्त और कट्टर विचारों वाले नेता हैं, जो कि शायद सही भी है। लेकिन योगी का एक दूसरा रूप भी है जिसे देखना जरूरी है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर हम आपको इन आंसुओं की वजह के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन आंसुओं का महत्व अब बढ़ सकता है। हो सकता है आगे की आने वाली राजनीति में इन आंसुओं का बहुत बड़ा रोल रहे। Yes, I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। यह वीडियो आज से 10 वर्ष पहले का है। तारीख थी 12 मार्च 2007 और जगह थी लोकसभा। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ पूरे देश के सामने ऐसे फूट फूट कर रोने लगे थे। आपने ध्यान दिया होगा, आक्रोश इतना ज्यादा था, आंखों में आंसू थे और आक्रोश की वजह से, गुस्से की वजह से योगी के हाथ कांप रहे थे बात करते वक्त। दरअसल जनवरी 2007 में गोरखपुर में एक दंगा हुआ था। इस दंगे के विरोध में योगी आदित्यनाथ ने धरने पर बैठने का ऐलान किया था, लेकिन जब वो धरने के लिए जा रहे थे
तभी उन्हें पुलिस ने शांति भंग करने की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐसी मामूली धाराओं में गिरफ्तारी के बावजूद उन्हें 11 दिनों तक गोरखपुर की जेल में बंद रखा गया और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और रोने लगे। उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती और अब 10 वर्षों में वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ अब सांसद से मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मुलायम सिंह यादव अब मुख्यमंत्री नहीं, सिर्फ एक सांसद हैं। उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के आंसुओं वाली इन तस्वीरों में आने वाले वक्त की राजनीति के बहुत सारे संकेत भी छुपे हुए हैं और वो संकेत क्या होंगे वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आजकल जो विश्लेषण होता है, बहुत सारे लोगों ने योगी का विश्लेषण किया होगा, लेकिन वो विश्लेषण जल्दबाजी वाला विश्लेषण था। ये बात पुरानी है, 10 साल बीत चुके हैं और आजकल जो विश्लेषण होते हैं वो 2020 स्टाइल के होते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ 2007 के इन आंसुओं का प्रतिशोध अब 2017 में लेंगे? वैसे तो 10 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन राजनीति में बुरी यादें कई दशक बीत जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं और यह भी आशंका जताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार असहज हो गया है। इसे डिकोड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और कल की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बहुत दिलचस्प है और इसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे। यह तब की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रियों का शपथ ग्रहण चल रहा था। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश सरकार के नए मंत्रियों से मिल रहे थे मंच पर। लेकिन तभी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह मुलायम सिंह यादव को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव के साथ बड़ी गर्मजोशी से मिले। इसके बाद अखिलेश यादव भी पहुंचे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई इस छोटी सी मुलाकात ने मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को एक साथ एक मंच पर मिला दिया। 2017 में यह पहला मौका था जब मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दिए। मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी की कान में कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ बात कर रहे हैं और सारी दुनिया तब से यह चर्चा कर रही है कि मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी से क्या कहा। इस छोटी सी कुछ सेकंड की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। मुलायम सिंह यादव मोदी जी को कान में कुछ कहकर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी के मंच ने मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे को भी आपस में मिला दिया। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी झगड़े की वजह से अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव एक साथ किसी सार्वजनिक मंच पर दिख नहीं रहे थे। यहां तक कि चुनावों के दौरान भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कहीं भी एक साथ नहीं दिखे। दोनों ने एक साथ कोई रैली नहीं की, दोनों एक साथ किसी मंच पर नहीं आए। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। शायद अब उन्हें उससे भी बड़ा खतरा सामने दिखाई दे रहा है। कल की इन तस्वीरों से ऐसा भी लग रहा था कि जैसे अखिलेश और मुलायम के बीच की दूरियां शायद खत्म हो गई हों और अगर खत्म नहीं भी हुई हों तो कुछ कम हो गई हों। लेकिन विडंबना यह है कि इन दोनों नेताओं को, बाप और बेटे को, अपनी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के उस मंच पर एक साथ आना पड़ा जहां योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण चल रहा था। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को शायद यह लग रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ 2007 की बातों को अब तक भूले नहीं होंगे और हो सकता है कि आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के आंसुओं का दुष्प्रचार, दुष्प्रभाव उन्हें झेलना पड़े। खैर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि वो अचानक कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो सब अब हो चुका है। वो सब पुरानी बातें हो गई हैं, उसका विश्लेषण करना अब उचित नहीं होगा। लेकिन अब जिसकी बात हो रही है, जिस तस्वीर की चर्चा हो रही है, वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है और वो सवाल यही है कि मुलायम सिंह यादव आखिर नरेंद्र मोदी की कान में क्या बात कह रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले हम एक बार फिर से ये चाहते हैं कि 2007 में
योगी आदित्यनाथ का दर्द एक बार फिर से आप देखिए और यही दर्द, यही आंसू आपको बता देंगे कि 2017 में क्या होने वाला है। Yes, yes. I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Listen. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। 10 साल पुराना अपना ये बयान, 10 साल पुरानी अपनी ये तस्वीरें, 10 साल पुराना अपना ये वीडियो योगी जी को याद है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। ये तो योगी आदित्यनाथ ही बता सकते हैं कि वो अब भी इस बात को याद रखते हैं या वो इन बातों को भूल चुके हैं। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि 2017 का ये योगी युग उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दिलचस्प रहने वाला है। और ये युग कैसा रहेगा, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपके लिए आज ये खास रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आप देखिए, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब क्या होने वाला है। और खास तौर पर पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें क्या कहती हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हाथों में यूपी की सत्ता, मगर सिर पर सियासत से बिल्कुल अलग ताज, दुनिया के सामने दानी, शिव के सामने याचक और राजनीति के अखाड़े में हठ योगी। कभी आंखों में आक्रोश, कभी चेहरे पर मीठी सी मुस्कान, कभी विरोधियों को तेवर दिखाना, तो कभी जानवरों से अपनापन जताना, कभी हिंदुत्व का एजेंडा तो कभी विकास की बात। यही है यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के अंदाज। हम लोगों ने पहले भी कहा, हम जाति के नाम पर, मत मजहब के नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस ये हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। ढूंढते रह जाओगे कहीं कांग्रेस है भी इस देश के अंदर, प्रदेश के प्रदेश सफाया हो गया। अजय सिंह बिष्ट से गोरखधाम के महंत बनने तक और सांसद आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बनने तक, इस चेहरे और सियासी संत के बारे में दुनिया बहुत कुछ जान चुकी है। मगर आज हम आपको उस योगी लोक में लेकर चलेंगे जहां आप महंत आदित्यनाथ योगी की असली दुनिया के बारे में जान सकेंगे। एक योगी की सादगी से लेकर जानवरों के साथ उनका संवाद और जनता की अदालत लगाने से लेकर महंत आदित्यनाथ की विशेष साधना।
आदित्यनाथ के निजी जीवन से लेकर सियासी रणनीति तक सब कुछ इसी जगह से तय होता है। बाबा गोरखनाथ के इसी धाम में है आदित्यनाथ योगी की अपनी अलग दुनिया। मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। अरे रे मेरे प्राण है योगी, लोगों के शान है योगी, कभी ना रहेंगे इनसे दूर हम। जब जब ये श्री राम बनेंगे, तब तब इनके हनुमान बनेंगे। जब जब ये श्री राम बनेंगे, तब तब इनके हनुमान बनेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी से गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। फिर गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली में संसद तक पहुंचे और अब वो यूपी की बागडोर संभालने के लिए लखनऊ में सियासी और राजनीतिक रणनीति बनाने में जुटे हैं। गोरखनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के भक्त आदित्यनाथ योगी की अनोखी दुनिया सच में बहुत दिलचस्प है। गोरखनाथ मंदिर में सियासी संत आदित्यनाथ पूरी तरह से महंत बन जाते हैं। मंदिर परिसर में वो बड़े राजनेता नहीं बल्कि गौसेवक के रूप में दिखते हैं। विरोधियों पर खुलकर हमला बोलने वाले आदित्यनाथ योगी मंदिर की चारदीवारी के पीछे जानवरों तक को दुलार करते हैं। धूम मचे गांव और गली, योगी जी की सेना चले, योगी जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आपको सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर वाले महंत आदित्यनाथ का बिल्कुल अनदेखा रूप दिखाते हैं। सिर से पैर तक भगवा वस्त्र, सिर पर महंत वाली पगड़ी, आगे पीछे भक्तों की भीड़ और गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर में आदित्यनाथ का काफिला निकलता है। खास मौकों पर महंत आदित्यनाथ अपनों के बीच इसी अंदाज में निकलते हैं। भगवान के दर्शन करते हैं, जनता को दर्शन देते हैं। गुरु पूर्णिमा समेत तमाम खास मौकों पर दुनिया आदित्यनाथ का ये रूप नहीं देख पाती। यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ये दुनिया आपको बिल्कुल अलग नजर आएगी। हम इतने खुश हैं कि समझिए कि इस खुशी में हमारे पांव जमी पर नहीं है। और जितने भी समर्थक हैं, जितने भी हमारे लोग साथ के हित मित्र हैं, पूरे उत्तर प्रदेश आज खुशी की लहर में झूम रहा है। मंदिर के लोग उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने योगी आदित्यनाथ को एक बार देखने के लिए दीदार कर रहे हैं, कब हमारे योगी आदित्यनाथ आएंगे। आइए इसी गोरखनाथ मंदिर, जिसे बाबा गोरक्षनाथ धाम भी कहते हैं, इसके महंत और सियासी हुक्मरान आदित्यनाथ योगी की एक और अलग तरह की शख्सियत आपको दिखाते हैं। ये गोरखनाथ मंदिर में योगी की विशाल गौशाला है। मठ के सेवक बताते हैं कि उन्होंने हमेशा से महंत आदित्यनाथ को गौ सेवा करते हुए देखा है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि किसी भी गाय के गले में रस्सी या जंजीर नहीं है। आदित्यनाथ को गायों पर किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं है। रोज सुबह वो करीब 5 बजे गायों को गुड़ खिलाते हैं, उन्हें बिस्किट खिलाते हैं, अपने हाथों से गाय और बछड़ों को दुलार करते हैं। इतना ही नहीं, आदित्यनाथ ने अपनी विशेष गौशाला में हर गाय का नाम भी रखा है। 3 बजे उठते हैं, उठने के बाद नित्य क्रियाकर्म करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, फिर योगा करते हैं। योगा करने के बाद 3 बजे मंदिर लोग पहुंच जाते हैं, सब किवाड़ खुल जाती है 3 बजे। तब उसके बाद महाराज जी उतरते हैं और परिसर का भ्रमण करते हैं, जीव जंतु सबको खिलाते हुए चलते हैं। गोरखनाथ मंदिर की चारदीवारी में आदित्यनाथ की दिनचर्या बहुत पहले शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि वो तड़के करीब 3 बजे ही सोकर उठ जाते हैं। इसके बाद 4 बजे योग करके सीधे गौशाला और वहां से मंदिर में बने तालाब पर पहुंचते हैं। यहाँ बतख उनका इंतजार करती है, वो उन्हें दाना खिलाते हैं। तालाब का में भ्रमण करते हैं, वहाँ बत्तख को खिलाते हैं। देखे होंगे बत्तख, तो वो जब महाराज जी को देखते हैं बत्तख तो अपने आवाज करना शुरू कर देते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह करीब 9 बजे जलपान करने के बाद महंत आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के एक विशेष रक्षक से मिलते हैं। ये उनका कालू है, इसे वो बहुत प्यार से रखते हैं। कालू भी महंत आदित्यनाथ को देखते ही उनसे लाड प्यार दिखाने लगता है। सियासी संत आदित्यनाथ इस बेजुबान से भी संवाद करते नजर आते हैं।
जात और धर्म से ऊपर उठकर सभी जात के लोग आते हैं। यहाँ तक कि हम लोग आते हैं, देखते हैं, अल्पसंख्यक तक के लोग यहाँ आते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। आदित्यनाथ की अनदेखी दुनिया में योग, गौसेवा और मंदिर परिसर में रहने वाले कई बेजुबानों से संवाद के बाद अदालत लगती है। वहां फरियादी आते हैं और योगी उस पर फैसला सुनाते हैं। इसी कुर्सी पर बैठकर आदित्यनाथ फैसला सुनाते हैं। यही वो टाइपराइटर है जिस पर फरियादियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। महंत आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठियों का जवाब भी यहीं से टाइप करके भेजा जाता है। गोरखनाथ मंदिर के इसी हॉल में वो जनता की तकलीफें सुनते हैं और फिर सही गलत पर मंथन करने के बाद फैसला करते हैं। ये अदालत है एक जनता दरबार, जो आज की तारीख में जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो जनता दरबार लगाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले से ही इस तरीके से जनता अदालत लगाते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि न सिर्फ हिंदू बल्कि जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं और उन्हें भी यहाँ पे न्याय मिलता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब महंत के रूप में गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो यहाँ उनकी भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। उनके समर्थक और सेवादारों का दावा है कि जब जनता अदालत लगती है तो उसमें हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। गोरखपुर की जनता जब आदित्यनाथ के दरबार में आती है तो उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है। सुबह दिनचर्या जो उनकी है, सब कुछ निवृत्त होने के बाद 8 से 10 पे यहाँ बैठ जाते हैं। जैसी व्यस्तता रहती है उसके हिसाब से समय बढ़ता है, तो जब तक यहाँ लोग रहते हैं तब तक उनका सुना जाता है। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया मंदिर में ही समाहित है। शायद कम लोग ये जानते हैं कि वो सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह 3 बजे से शुरू होती है और रात के करीब 11 से 12 बजे तक वो लगातार मंदिर में अलग अलग व्यवस्थाओं में व्यस्त रहते हैं और करीब 20 घंटे ऊर्जावान तरीके से काम करने की शक्ति यहाँ होने वाले योग से मिलती है। 11-12 बजे के बाद सोते हैं और 3 बजे जागते हैं। 2-3 घंटा 3.5 घंटा महाराज जी सोते हैं। बहुत लोग जानते हैं कि ऊपर जाके खूब आराम कर रहे हों, लेकिन हम लोग जानते हैं ऊपर जाके लिखते पढ़ते हैं और पुस्तक भी कई ठो लिख चुके हैं। हठ योग राज करके कई पुस्तक लिखे हुए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को करीब से जानने वाले और इस मंदिर में ज्यादातर वक्त उनके साथ बिताने वाले लोगों ने हमेशा से अपने महंत को इतना व्यस्त देखा है और अब वो यूपी के मुख्यमंत्री बनकर सियासी बुलंदियों के नए आसमान के नीचे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार जब वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे तो यहाँ उनका जीवन वैसा ही रहेगा या बदल जाएगा। लखनऊ से रविंद्र कुमार और विशाल पांडे के साथ ब्रिजेश मिश्रा, जी मीडिया, गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इसी आधार पर उनका विश्लेषण भी हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो क्या पहनते हैं और कैसे दिखते हैं, इसको छोड़कर ये देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं और आने वाली सरकार कैसे चलाते हैं, इस पर उनका विश्लेषण होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये कहते रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत से झूठे केस दायर किए गए हैं। आज हमने दिन भर योगी आदित्यनाथ के इन केसेस को स्टडी किया। हम बाकी के केसेस के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक केस जरूर हमें ऐसा मिला जो बड़ा हैरान करने वाला है और बहुत दिलचस्प भी है। योगी आदित्यनाथ पर आईपीसी की धारा 427 के तहत एक केस दर्ज है जिसमें उन पर 50 रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। यह आरोप सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी आ रही हो, लेकिन इस कानून और इस धारा के पीछे की जो सच्चाई है वो भी आपको आज जाननी चाहिए। आईपीसी की धारा 427 कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को 50 रुपए या उससे ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे मामले में उसे 2 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। 1860 में, जी हां, वर्ष 1860 में जब आईपीसी बना तब के 50 रुपए का अगर आज के संदर्भ में वैल्यूएशन किया जाए तो यह रकम शायद हजारों में या लाखों में होगी। इसलिए 50 रुपए का नुकसान लिमिटेशन के मौजूदा संदर्भ में का कोई मायने नहीं रखता और यह बड़ा ही एक दिलचस्प वाकया है, बड़ा ही दिलचस्प केस है।
आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का पहला दिन था और पहले ही दिन कुछ नया देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बड़े अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 65 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की और सभी को 15 दिनों के अंदर अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वच्छता और ईमानदारी की शपथ भी दिलवाई। बैठक में अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र की कॉपी भी दी गई और उसे लागू करने का एक रोड मैप बनाने को कहा गया। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश को योगी युग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। योगी की अग्नि परीक्षा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्द उनकी अग्नि परीक्षा करीब आ रही है और ये अग्नि परीक्षा 2019 के लोकसभा चुनाव में हो जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश ये बता देगा कि उसे योगी युग पसंद आया या नहीं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के पास अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उन्हें बहुत जल्दी काम करना होगा, बहुत तीव्र नतीजे देने होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनसे वो बहुत बड़ी हैं।